कह रहा हूँ, सड़कें जाम हो जाएंगी, देश रुक जाएगा, सरकारें त्राई मांगेंगी, सरकारें नाक रगड़ेंगी अगर हमने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया। मेरी बात को सरकार याद रखे। इस बार तो मैंने आपसे आग्रह किया था, लेकिन इस बार मैं आपको प्रार्थना और आदेश कर रहा हूँ, निर्देश भी दे रहा हूँ कि 11 सितंबर को जैसे दिल्ली में गुरु घर टूटने पे हमने अपनी शक्ति का एहसास दिल्ली की सरकार को कराया था और दिल्ली की सरकार और सुप्रीम कोर्ट घुटनों के बल आ गए थे, आने वाले 11 सितंबर को एक बार और मैदान आपका इंतजार कर रहा है। वही रामलीला मैदान होगा और उसी रामलीला मैदान में इस बार संविधान लीला होगी। मेरी बात को आप याद रखना। इसलिए मैं आपसे 2 प्रार्थनाएं कर रहा हूं। 10 तारीख की रात से ही और अभी से ही मन पक्का करके अपनी डायरी में लिख लो कि एक दिन हमें अपने अधिकारों को बचाने के लिए दिल्ली चलना है। ये पूरा दिन हमारा दिल्ली में संकल्प के साथ है कि आप कोई डाका, आप कोई लूट हम लोग अपने अधिकारों पर नहीं चलने देंगे। वो दिन चले गए कि एक लाठी से पूरे गांव को हाँक दिया जाता था, वो दिन चले गए। अब तो वो दिन है, अगर संवैधानिक मर्यादा में समझोगे तो संवैधानिक मर्यादा में समझाएंगे, और अगर गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी का भूत ऐसे चुटकियों में निकाल दिया जाएगा कि दोबारा गुंडागर्दी करने की सोच भी नहीं रख पाओगे। इसलिए खुद तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और हमसे कहते हैं कि हमने सरकारी अस्पताल अच्छे बनवा दिए हैं। अगर इतने अच्छे बनवाए हैं तो पहले अपना इलाज कराओ, फिर गरीबों को उसमें धक्का दो, तब मैं मानूंगा कि आपने हमारे लिए अच्छा बनाया। जहां कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए लड़ेंगे, वही आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नया विकल्प बनाने के लिए लड़ेगी चुनाव। अगर बैठे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पे बैठने का। अगर आप में जरा सी भी नैतिकता हो तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सरकारी सुरक्षा मिली है, सुविधा मिली है, या उसको आर्थिक मदद होती है, चाहे वो क्लास 1 का अधिकारी हो या क्लास 4 का अधिकारी हो, चाहे वो डीएम एसएसपी हो या एसडीएम एडीएम हो या दरोगा सीओ हो या कोई और अधिकारी हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की इजाजत देनी चाहिए और कानून बना देना चाहिए कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। आप देखो, महसूस करके, अपने दिल पे हाथ रख के महसूस करो। एक ही क्लास में मुख्यमंत्री का बेटा बैठा होगा, उसकी बराबर वाली टेबल पे मजदूर का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर वाली टेबल पे एसडीएम का बेटा बैठा होगा, उससे बराबर वाली टेबल पे कुर्सी पे डीएम का बेटा बैठा होगा, उससे बराबर वाली कुर्सी पे एसएसपी का बेटा बैठा होगा, और उसके बराबर वाली कुर्सी पे टिकट नागर भाई मेरे जैसे किसान का बेटा बैठा होगा, मजदूर का बेटा बैठा होगा। तो अगर वो हमारी परवाह नहीं करेंगे तो अपने बच्चों की परवाह तो करेंगे। ये जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के स्कूल बना के खड़े कर दिए, गरीब लोग इसके सामने से तो गुजर सकते हैं, लेकिन खुद को और अपने बच्चों को इन स्कूलों में अंदर नहीं पहुंचा सकते, उनकी क्लास तक अपने बच्चों को नहीं बिठा सकते। जब ये इतनी बड़ी खाई पैदा हो जाएगी तो गरीब का बच्चा कैसे जो है इन अमीरों के बड़े बड़े स्कूलों का मुकाबला करेगा। साथ साथ मैंने ये मांग भी की है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, नेता, अभिनेता हैं, चाहे वो राष्ट्रपति से लेके और गांव का प्रधान क्यों ना हो, उनके बच्चों का और बीमार होने पर उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। जिस दिन ये हो गया भारत में, आप मेरी बात को याद रखना, उस दिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर भी मिलेगा, सारे टेस्ट भी वही होंगे, बढ़िया से बढ़िया दवाइयाँ भी वहाँ मिलेंगी, और साफ सफाई भी ऐसी अच्छी होगी कि आपको सरकारी हॉस्पिटल और 5 स्टार होटल में फर्क महसूस नहीं होगा। जब मंत्री जी का इलाज वहाँ होगा, मंत्री जी के बेटे का होगा, राज्यपाल के बेटे का होगा, प्रधानमंत्री जी का होगा, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का होगा। ये बड़े बड़े उद्योगपति नेता खुद तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और हमसे कहते हैं कि हमने सरकारी अस्पताल अच्छे बनवा दिए हैं। अगर इतने अच्छे बनवाए हैं तो पहले अपना इलाज कराओ, फिर गरीबों को उसमें धक्का दो, तब मैं मानूंगा कि आपने हमारे लिए अच्छा बनाया। मैं आपको कहता हूँ, आज देश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और पूरे देश
कमजोरों, किसानों, गरीबों की निगाह आपकी तरफ। और अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हैं, वास्तविकता में आप भारतीय संविधान से प्यार करते हैं और वास्तविकता में आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वास्तविकता में आप अपनी वोट की ताकत बनाना चाहते हैं, फिर वो दिन दूर नहीं है। अगले 3 से 4 महीने में उपचुनाव उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे होंगे। टोटल सीटें तो 403 हैं, लेकिन चुनाव 10 सीटों पे उपचुनाव होंगे और पूरे प्रदेश की निगाह इन 10 सीटों पे होगी। जहां कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए लड़ेंगे, वही आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नया विकल्प बनाने के लिए लड़ेगी चुनाव। और विकल्प भी ऐसा जो विकल्प एसी के कमरे में पड़ के नहीं, सड़कों पे गरीबों के बीच में खड़ा होकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ऐसे नेताओं का निर्माण होगा जिनके लिए अपना हित बाद में होगा और समाज हित, क्षेत्र हित, प्रदेश हित पहले होगा। जब ऐसी विचारधारा के लोग आगे बढ़ेंगे तभी प्रदेश में परिवर्तन होगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, रात को 11 बजे अगर आपकी बेटी घर से निकल के बाजार की किसी दुकान पे जाओ तो क्या आपका दिल उत्तर प्रदेश में आज धक धक करता है, नहीं करता है? बताओ, क्या आपको भय लगता है, नहीं लगता है? बताओ। तो सब कुछ होते हुए भी अगर बहन बेटियां उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पे बैठने का। अगर आप में जरा सी भी नैतिकता हो तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि 7 साल के कार्यकाल के बाद भी आप उत्तर प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा देने में, सुरक्षित रखने में कामयाब नहीं हो पाए। आपको कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पे बैठने का। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें वादे करने से काम नहीं चलेगा। जब राजनीतिक शक्ति दूसरे लोगों के पास होगी, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो आपके हाथ ऐसे फैले हुए हैं, और जब राजनीतिक शक्ति आपके पास होगी तो आपका हाथ देने वाला हाथ होगा। आज मेरा पूरा परिवार इस मंच पर एकजुट हुआ है। मेरे दिलों में बड़ी खुशी पैदा हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भार मेरे ऊपर है वो भार थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि मैं इनकी शक्ति को जानता हूँ। मैंने इनको संघर्ष करते देखा है, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरा दिल ये कहता है आपका प्रतिनिधित्व दिल्ली में है, लखनऊ में भी आपका प्रतिनिधित्व होगा। आपकी बात को कहने वाला और ये नीला पटका पहन के बहादुर योद्धा की तरह, शेर की तरह दहाड़ने वाला आपका सिपाही विधानसभा में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर ये तभी संभव हो सकता है जब गाजियाबाद के लोग मन बना लें और गाजियाबाद के लोग अपनी जिम्मेदारी को उठा लें और आज से ही वो संकल्प ले लें कि हमें रोज 1 घंटा लोगों को आजाद समाज पार्टी से जोड़ के, उनकी विचारधारा, उनके विजन से जोड़ के और गाजियाबाद से नई शुरुआत करनी। क्योंकि बाहर के लोग मेहनत कर लेंगे अलग बात है, लेकिन जब तक गाजियाबाद का मेरा परिवार, नरेश भाई, विजय भाई, संजीव भाई, बिरजू भाई, तमाम लोग जो हैं, ये मेरे पुराने साथी, जब तक कमर नहीं कसेंगे तब तक लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। सतपाल जी को मैं देखता हूँ, वो सुबह सुबह पार्क में जाते हैं। सतपाल जी को मैं देखता हूँ, वो हर आंदोलन में जाते हैं। अगर आप सब लोग सतपाल जी बन जाओ, सीओ साहब पीछे बैठे, अगर आप सब लोग सतपाल जी बन जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि ये लड़ाई हम लोग बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। जहाँ तमाम लोग पैसे वाले लोगों को, ताकतवर लोगों को मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारेंगे, वहाँ आपका ये किसान का बेटा यहाँ के कमजोरों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों, मजबूरों, महिलाओं, बेटियों, संघर्षशील लोगों की आवाज़ बनके इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। और मैं आपसे एक और चीज़ मांगना चाहता हूँ। ये बात तो मैं सतपाल जी के ध्यान में भी और चित्तौड़ साहब के ध्यान में भी लाना चाहता हूँ और अपने सम्मानित नेताओं के ध्यान में भी, जिन्होंने पश्चिम की बागडोर संभाल रखी है। 11 तारीख को दिल्ली में हमने ऐलान कर दिया है कि हम